लीजिए। चलिए, एक चीज़ ये क्लियर कर लीजिए कि जितने भी स्टेट फंक्शन है, जैसे उन्होंने कहा कुछ आएगा, जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, चाहे इंटरनल एनर्जी हो चाहे एच हो, आगे चल के और भी पढ़ेंगे, ये सारे स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? इनकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती, किस पाथ से होके आ रहे हैं ये, उससे वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो इनिशियल और फाइनल का मतलब ये हो कि हमेशा हम इसको डेल्टा एच के ही रिप्रेजेंट में लिखेंगे। डेल्टा स्टेट फंक्शन हमेशा कैसे लिखा जाता है? चेंज इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है? और मैथमेटिक्स में डेल्टा का मतलब समझते हैं ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज मतलब डिफरेंस को बताता है ना, कितना जो है। तो डेल्टा एच बराबर होगा एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। इसी तरीके से डेल्टा ई के होगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब फाइनल और इनिशियल में ये कोई ज़रूरी नहीं कि फाइनल की वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा ही हो, ऐसा नहीं है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। समझ है ना? यदि फाइनल की वैल्यू ज़्यादा है तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यदि कम है तो ये नेगेटिव होगा। और हमने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है, यदि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है किसी केमिकल रिएक्शन में, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए सीधे एक ऐसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब क्या? इसका इस केमिकल इनिशियल स्टेट कौन सा कहलाएगा? रिएक्टेंट का। और फाइनल स्टेट क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी क्या? बताइए। एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। ये निगेटिव आ रही है। निगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू ये ज़्यादा होगी, तभी निगेटिव आ रही है। और डेल्टा एच निगेटिव का मतलब मैंने कहा था कि आपका जो रिएक्शन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक इन नेचर है, हीट बाहर निकलेगी। ठीक है? और डेल्टा एच यदि आपका पॉजिटिव आता है तो आपका रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सिस्टम एनर्जी को सिस्टम सराउंडिंग से क्या करेगा? खींचेगा, अंदर लेगा। है? तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये इस तरीके से होता है। इसका एक बहुत, अभी आगे चल के जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये वैल्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। सारा कैलकुलेशन थर्मोकेमिस्ट्री में कैलकुलेशन आता है। थर्मोडायनेमिक्स 1 के बाद आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा ना। थर्मोडायनेमिक्स 1 के बाद थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है? तो उस पर भी डिस्कशन हम करेंगे। आज हेडिंग डालिए, आपको हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। है? क्या बता तो दिए थे? सीपीसी के विषय कल नहीं आए थे क्या तुम? हैं? आए थे तो लिखे नहीं हो क्या? हाँ? चले गए थे। कपिया में लिखे हो ना? सीपी सीवी का रिलेशन क्या है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। प्रूफ करा दिए है ना, दो तरीके से बताए थे ना। हाँ,
हेडिंग डालिए एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तुम लोग वो खरीदे हो कि नहीं अभी? अंसाल है किसी के पास इस समय यहाँ पे? अंसाल नहीं खरीदे हैं? मिल ही नहीं रहा है। पहला कंडीशन लेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हम उतारते जाएंगे कोई समय बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या समझ रहे हैं बताइए? हैं? एक्सपेंड से क्या समझ रहे हैं? वही तो पूछ रहे हैं। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो दोनों सब लगा देंगे। एक्सपेंड होगा, ऐसे बोलिए ना। गैस का एक्सपेंशन मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ेगा। गैस का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वॉल्यूम घटेगा। तो हम यहाँ क्या बता रहे हैं? एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। यदि 1 मोल आइडियल गैस है, यहाँ पे मान लीजिए इसका वॉल्यूम VA है, तो एक्सपेंड होकर क्या होगी? जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये पिस्टन कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। एक्सपेंशन हो गया ना। डेल्टा V मान लीजिए ये आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब ये जो एक्सपेंशन हम कर रहे हैं किस कंडीशन में कर रहे हैं? आइसोथर्मल कंडीशन में। 1 मोल गैस का एक्सपेंशन किस कंडीशन में कर रहा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल से क्या समझते हैं? खड़े होइए। वॉल्यूम इंक्रीज होना। अच्छा, वेरी गुड। आप बताइए आइसोथर्मल का मतलब क्या है? हैं? खड़े तो हो जाओ। नहीं, आप बताइए। हैं? सराउंडिंग। हाँ, ये कहाँ से तुम पढ़े? एरिया शब्द हमने लिया है आज तक पढ़ाते समय केमिस्ट्री में। एरिया कहाँ से आ गया यार? सराउंडिंग एरिया। आप बताइए आइसोथर्मल से क्या समझते हैं? एनर्जी वो आइसोथर्मल होगा। चलिए आप बताइए, समझे? मारेंगे वही बोले टेम्परेचर शब्द तुम ले ही नहीं रहे हो। पता नहीं क्या सराउंडिंग और कि एरिया कर रहे हो। जब सीधे कोई पूछे व्हाट इज द आइसोथर्मल कंडीशन, सीधे कहिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम और सराउंडिंग का पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये है प्रोसेस हमारा क्या है? गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन इस एक्सपेंशन के दौरान हम टेम्परेचर क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। जितना टेम्परेचर जब वॉल्यूम VA था उतना ही टेम्परेचर जब वॉल्यूम VB हो जाएगा, तभी ना कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट रखने के लिए हम कोई युक्ति बनाएंगे, एक ऐसा जो है सिस्टम लेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उसमें ना घटे ना बढ़े। हमने बताया था आइसो माने क्या होता है? थर्मल माने टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। आइसोचौरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। बैठिए।
तो जो हम गैस का एक्सपेंशन, आइडियल गैस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो किस कंडीशन में कर रहे हैं? आइसोथर्मल कंडीशन में कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो पहले आप लिखेंगे क्या? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या होगी? T इज इक्वल टू कांस्टेंट और dt या डेल्टा T इज इक्वल टू क्या होगा? ये 0 होगा। ठीक, ठीक है। अब डेल्टा T यदि 0 है तो निश्चित है डेल्टा E भी क्या होगा? वो 0 होगा, बिकॉज ये जान लीजिए इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर T। तो आइसोथर्मल चेंज जब भी होगा, पहली कंडीशन क्या आ गई? उसके लिए हमारा सिस्टम का क्या होगा? डेल्टा E की वैल्यू 0 होगा, या दूसरे कह सकते हैं हमारा E भी क्या होगा? वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है। अब आइए इसी के आगे आइए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है। और H इज इक्वल टू क्या होता है? H इज इक्वल टू होता है E प्लस PV, या डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ठीक, ठीक है। अब देखिए डेल्टा E क्या निकाल दिया हमने? डेल्टा E आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0 है। P डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E आइडियल गैस के लिए P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T लिखा जा सकता है। PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, तो NR डेल्टा T। आइसोथर्मल के लिए ये भी 0 है और ये भी 0 है ना, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आइसोथर्मल के केस लिए डेल्टा H भी हमारा क्या होगा? ये 0 होगा। इक्वेशन नंबर 2 उतार लीजिए, इसको इतना उतारिए।
नाउ अगेन डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस जीरो, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई क्या होता है आइसोथर्मल, जीरो होता है ये, क्यू प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। इसका ये मतलब हुआ फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन work is done at the expense of heat absorbed, at the expense of the heat absorbed। फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क इज डन एट द एक्सपेंस, एक्सपेंस माने क्या, ये माइनस है ना, हीट के खर्च होने पे, माइनस मतलब खर्च हो रहा है, एट द एक्सपेंस ऑफ द हीट एब्जॉर्ब, ठीक ना। जब हीट खर्च होगी तो वर्क डन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम आइडियल कंडीशन यानी रिवर्सिबल कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। तो रिवर्सिबल कंडीशन होगा तो ये पिस्टन कैसा हो जाएगा, फ्रिक्शन लेस पिस्टन हो जाएगा, मान के चलेंगे, ठीक। यदि अच्छा दो चीज़ है, एक तो गैस के मॉलिक्यूल होंगे आपस में टकरा रहे होंगे, इस टकराहट से एक प्रेशर जनरेट करेगा ये पिस्टन के ऊपर, और ऊपर से एक एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहेगा। यदि पिस्टन अपने ही जगह पे स्थित है तो किस अवस्था में स्थित होगा, जब आपका ये गैस का प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर रहेगा, तो ये क्या रहेगा, पिस्टन स्थिर रहेगा, ठीक। लेकिन यदि हम हल्का सा पी एक्सटर्नल को क्या कर दें, कम कर दें, हल्का सा डीपी अमाउंट यदि हम कम कर दें, ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए अब गैस के प्रेशर को तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ऊपर के प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे, तभी तो ऊपर जाएगा। तो मान लिया हम डीपी अमाउंट ऑफ प्रेशर कम कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर को, तो ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में गैस के द्वारा कुछ वर्क डन होगा ना, है, तो वो क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस, किस कंडीशन में, ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वो W कितना होगा बताइए, P डेल्टा V है, क्योंकि dP की वैल्यू बहुत क्या है, बहुत कम है, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये P डेल्टा
V, या इसको ऐसे लिख दीजिए P dP आपका ये होगा क्या, वर्क डन होगा। ठीक, P क्या है, प्रेशर ऑफ दी गैस, और डेल्टा V क्या है, वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। लिखिए इसको जल्दी से, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसी में कंटिन्यू करते जाइए। नाउ टोटल वर्क डन W by the gas in expansion वॉल्यूम V1 टू V2, इसको V1 कर लीजिए, VA से कर अगर वो V1 लिखिए, यहाँ पे V2 लिखिए। फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 कैन बी रिटन एज W इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2 dP PdV। या तुम लोग बोल भी नहीं रहे, आप PdV होगा ना यार, डेल्टा V क्या होगा, PdV होगा। अब हमने इसको क्या कर दिया, वॉल्यूम V1 से V2 के बीच क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को, टोटल वर्क डन आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू माइनस RT V1 अपॉन V2 dV बाई V। लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन में इस तरीके से, कैसे लिखे हैं, हाँ PV बराबर RT होता है तो P की जगह RT अपॉन V, तो RT कांस्टेंट है, V नीचे आ गया। ठीक, ठीक है ना है। अब ये हो जाएगा, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे W इज इक्वल टू माइनस RT ln V2 अपॉन V1। इक्वेशन नंबर 2 या 3 जो भी रहा होगा यहाँ पे, मान लीजिए 3 है ये। ln मतलब समझते हैं, एक ln होता है और दूसरा log होता है। हाँ, इसका बेस क्या है 10, इसका E है, वेरी गुड। ये नेचुरल लॉग है, ये बेस 10 लॉग है। ठीक है, ln को log में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यदि हमको किस में बदलना हो, log में बदलना हो ये, तो क्या लिखा जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस इधर 2.303 RT, ये लॉग में आ जाएगा, बेस 10 V2 अपॉन V1 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ पे आप चेंज करोगे तो इसको लिखा जाता है W इज इक्वल टू माइनस RT ln
P1/P2 हो जाएगा ये, यानी वॉल्यूम के बेसिस पे यदि आप निकालना चाहते हैं तो ये W होगा ये, और प्रेशर के उसमें ये आप P1 V1 से आप कर लेंगे, ठीक ना। बी आपका क्या है, एडियाबैटिक कंडीशन। एक्सपेंशन लिखिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक कंडीशन क्या होती है, फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंडीशन क्या होगी, हीट एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहे ना, हीट कांस्टेंट रहे, या हम लिख सकते हैं क्या, Q = 0 है। Therefore from first law delta E = Q + W, तो यहाँ Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डेल्टा E = हो जाएगा -W। माइनस हमने क्यों लगा, वर्क इज डन बाय द गैस या सिस्टम, हाँ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। कंडीशन जरूर लिखिएगा एग्जाम में। अब डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा ई घटेगा, कम होगा, यानी डेल्टा ई इस दौरान एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, डेल्टा ई डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और जब इंटरनल एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी सिस्टम का कम होगा। देयरफॉर डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ वर्क इज डन at the expense of the internal energy of the system. Internal energy of the system। या जो ना समझ पूछ लेना, हमारी राइटिंग थोड़ी उबड़ खाबड़ है, इसीलिए कहा जाता है एडियाबैटिक। जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा टेम्परेचर क्या होगा, हमने बताया था क्या होता है, घटता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। आइसोथर्मल में कांस्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक में कांस्टेंट क्या चीज़ रहता है, अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट रहती है, लेकिन टेम्परेचर घट जाता है। तो ध्यान रखो यार। क्या हुआ है, अब यदि आपसे पूछा जाए कि अब आइसोथर्मल में डेल्टा ई क्या था, 0 था,
एडियाबैटिक केस में डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट कीजिए। डेल्टा ई बराबर क्या है, -W आ रहा था इसमें एडियाबैटिक केस में है। फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन डेल्टा ई बराबर क्या आ रहा है, -W आया, क्यों, Q बराबर 0 हो जा रहा है। या इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा ई इज इक्वल टू -P डेल्टा V, and we know for an ideal gas CV is equal to delta E upon delta T at constant V। या इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा E इज इक्वल टू CV डेल्टा T, लिखा जा सकता है ना, है। ये दो चीज़ आया आपका। एडियाबैटिक के केस में डेल्टा ई 0 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, -P डेल्टा V या CV डेल्टा T। इसी तरीके से Cp बराबर क्या होता है, डेल्टा H अपॉन डेल्टा Tp, या हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा H इज इक्वल टू Cp डेल्टा T। ठीक है, तो एडियाबैटिक केस में डेल्टा H की वैल्यू कितनी होगी, Cp डेल्टा T के बराबर होगी। ये सब बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हेडिंग डालिए, रिवर्सिबल, वही हेडिंग है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। इसको ऐसे लिखिए, पीवी फार्मूला, फॉर, ऐसे लिखिए हेडिंग वाले, पीवी फार्मूला फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, या वर्क डन ऑफ एन आइडियल गैस। पीवी क्या है, इसे जब हम आइसोथर्मल केस लेंगे तो फार्मूला क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू
कांस्टेंट होता है ना बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यही ना होता है, ब्रैकेट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, इसमें थर्मल कंडीशन हुई है। लेकिन यदि एडियाबैटिक कंडीशन आएगी तो ये फार्मूला यही रहेगा कि चेंज होगा, ये हमको देखना है प्रेशर और वॉल्यूम में क्या संबंध होता है। ठीक, तो उसके लिए लिखिए फॉर एनी एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एनी, कुछ है नहीं लिखते चले जाइए, एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W फ्रॉम फर्स्ट लॉ, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें Q बराबर 0 लिखेंगे तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस W, या डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। इक्वेशन नंबर 3, यहाँ हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस, आइडियल गैस। Again we know, again we know डेल्टा ई को क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है CV डेल्टा T लिखा जा सकता है, हैं? ये तो बताए थे CV बराबर, अरे यहाँ CV का फार्मूला का डेल ई अपॉन डेल टी होता है, तो इसको इस तरीके से लिख लिया गया। हाँ लिखे भी हैं, चलिए ठीक है, हैं? अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, CV डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, या CV dt इज इक्वल टू माइनस P dV, इक्वेशन नंबर 5। सही है ना जी, यहाँ तक एक एक स्टेप ध्यान से देखते चलो, कुछ है थोड़ी ना। पहले हमने क्या एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन लगाई, इसको फर्स्ट लॉ में अप्लाई किया तो ये आ गया, और हम ये जानते हैं इसके, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन किसके, 3 एंड 4। अब डेल्टा T है, डेल्टा V है, इसको एक सर्टेन चेंज के लिए चेंज कर सकते हैं, डी भी कन्वर्ट, dt और dV भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, CV dt इज इक्वल टू माइनस PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT होता है, तो माइनस RT dV बाई V लिखा जा सकता है ना, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। अब देखिए ये T कहाँ है, ये T आपका इधर आ जाएगा dt के साथ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, यह T आपका dt के साथ आ जाएगा। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CV dt अपॉन T इज इक्वल टू माइनस R dV अपॉन V, इक्वेशन नंबर 6। हंस कर रहे हो जी, गलत लिख रहे हैं क्या? नहीं सर, हाँ, मगन हो पूरा है, मनमाना नहीं रहेंगे तो बोली करेंगे। हाँ? मनमाना नहीं रहेंगे तो कैसे समझ में नहीं आएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन मगन का मतलब क्या, सब्जेक्ट में मगन नहीं, कहीं और नहीं मगन रही है। हाँ गधा, हाँ हम बैठे यहाँ हैं और कुछ और सोच के मगन हुए जा रहे हैं, तो समझ में आएगा। हाँ? पढ़ाई को जब आप हार के जितना वर्क कर रहा है
पढ़ाई को यदि आप भार के रूप में लेने लगेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से कुछ करना नहीं है यार। हमने किस कंडीशन में, एडियाबैटिक कंडीशन लाना है तो पहले एडियाबैटिक कंडीशन लगाया और इसको फर्स्ट लॉ में अप्लाई किया और सारा सिंपल मैथमेटिक्स ही तो है, कुछ है थोड़ी ना, हर एक स्टेप मैथ ही तो है इसमें। अब आप इक्वेशन 6 को क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 विद इन द लिमिट क्या बनेगी, टेम्परेचर की लिमिट बनेगी क्या, T1 टू T2 एंड वॉल्यूम की लिमिट बनेगी V1 टू V2। ठीक है, इसको कीजिए CV T1 टू T2 dt अपॉन T और इधर होगा क्या -R V1 टू V2 dV अपॉन V। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या, CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू -R ln V2 अपॉन V1। या इसको लिख सकते हैं क्या, CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R ln V1 अपॉन V2 लिखा जा सकता ना ये है। खोलो ज़रा इसको यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वी नो CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, CV कॉमन ले लीजिए तो CP अपॉन CV -1 इज इक्वल टू R लिख सकते हैं, हैं? ठीक है, या CP अपॉन CV -1 इज इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन CV। अब हम इस क्वांटिटी को लेट CP अपॉन CV के रेशियो को हम क्या बना रहे हैं, गामा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, गामा लिख रहे हैं। ये होता है गैस के लिए, और ये गामा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, हैं? छोड़ दे, CP अपॉन CV है तो CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा क्यों होती है? अरे यार CP हमेशा CV से ज़्यादा होता है। CP माने CV, CP इज ग्रेटर देन CV ना। तो जब CP हमेशा CV अंश हमेशा बड़ा है तो 1 से ज़्यादा ही तो होगा। ये बहुत सोचने वाली बात क्या है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, CP अपॉन CV यानी गामा -1 इज इक्वल टू R अपॉन CV लिखा जा सकता है कि नहीं लिख सकता है।
नहीं क्या, हाँ, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी। अब ये इक्वेशन नंबर 8 बना लीजिए है। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस सी वी को कहाँ ले आइए, नीचे ले आइए, तो आर अपॉन सी वी हो जाएगा। नाउ putting the value of gamma minus r upon cv, now putting the value of r upon cv in equation number किसमें 7। इक्वेशन नंबर 7 आपका क्या है, ln t2 अपॉन t1 r अपॉन cv को लिख सकते हैं क्या, गामा माइनस 1 ln v1 अपॉन v2 लिखा जा सकता है ना, है? या इसको ऐसे लिख सकते हैं ln t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू ln v1 अपॉन v2 गामा माइनस 1 लिखा जा सकता है। अब बराबर हो गया ये ln इक्वेशन नंबर 9 बना लीजिए। ln हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2 गामा माइनस 1। इसको ऐसे t1 v1 ऐसे t1 v1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 v2 गामा माइनस 1। इक्वेशन बन गया है। ठीक, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, फॉर एन आइडियल गैस P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 या PV इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ऐसे लिखे P1 V1 इज इक्वल टू R T1 एंड P2 V2 इज इक्वल टू R T2 होता है कि नहीं होता है। तो T1 की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P1 V1 अपॉन R। इक्वेशन रखिए, T1 की जगह क्या रखेंगे, P1 V1 अपॉन R इंटू V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन R V2 गामा माइनस 1 लिखा जा सकता है, हैं? यस सर, नहीं समझ लो ना, कुछ है थोड़ी ना, हाँ भाई, इसके लिए P1 है हो सकता है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आर आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो P1 V1 है, ये गामा बचेगा और इधर क्या बचेगा, P2 V2 टू द पावर गामा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी जो आइसोथर्मल के केस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक के केस में PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां गामा की वैल्यू क्या है, CP अपॉन CV है। कभी भी क्वेश्चन आता है आइडियल गैस से रिलेटेड और कंडीशन आपकी क्या दी हुई है, एडियाबैटिक कंडीशन दी है, तो वहाँ पे आप PV टू द पावर गामा का प्रयोग करेंगे। यदि आइसोथर्मल दी है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का प्रयोग आप करेंगे। ठीक, ये एग्ज़ाम में आपका प्रूफ करने के लिए आता है, क्या आता है, शो दैट फॉर एडियाबैटिक expansion of an ideal gas PV to the power gamma is equal to constant। नेक्स्ट उसमें इसको तैयारी करके लाइएगा सीखने के लिए, सिद्ध करने के लिए इसको।